हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया था। नाउ अब हम समझते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझते हैं। देखते हैं एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। तो क्या होता है बच्चों इसमें, सबसे पहला रिएक्शन विद एयर। आपको इतने याद नहीं रखना, आपको मैं याद कराऊंगा। अगर आप स्कूल आते हो तो मैं आपको ये याद कराऊंगा, लर्न कराऊंगा पूरे अल्कली मेटल को। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं आते तो आप लोगों को खुद से थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो Li+O2 के साथ जैसे ही मैं इसको हीटअप करूंगा, Li+O2 जब आपका रिएक्शन करेगा तो आपका लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन Na जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका MO2 बनाएगा। हियर M इज व्हाट? हियर M इज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, एयर में आपका ऑक्सीजन होता है। बट एक और पॉइंट ये है कि लिथियम ऑल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। मतलब एयर से नाइट्रोजन को रिएक्ट कर लेता है। तो लिथियम जब भी आपका नाइट्रोजन से एयर को रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, आप लोग जानते हो क्या बना लेगा? लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात आज से हमेशा ध्यान रखना, अगर नाइट्राइड होगा तो नाइट्राइड का अगर मैंने H2O में रिएक्शन कराया, किसी का भी नाइट्राइड होगा, एनी नाइट्राइड का अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो अमोनिया गैस रिलीज होगी। और अगर मैंने एनी फोस्फाइड का अगर मैंने, आज से ध्यान रखो बच्चों ये, ठीक है, आज से ध्यान रखो, एनी फोस्फाइड का अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन किया तो फॉस्फिन गैस रिलीज होगी। इस पॉइंट को आप लोगों को मगअप करना है। क्या करना है बच्चों? मगअप करना है। इस पॉइंट को आप लोग मगअप कर लो काफी अच्छे से, काफी अच्छा पॉइंट बना है बच्चों ये। तो जैसे ही मैंने इसको H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर NH3 बन जाएगा। ठीक है, NH3 बन जाएगा और साथ में लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर फॉस्फाइड का, वैसे तो एयर के साथ N2 के साथ ही रिएक्शन करेगा, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन अगर मैंने किसी का भी फॉस्फाइड बना दिया, जैसे मान लिया मैंने मेटल फॉस्फाइड बना दिया, ठीक है, मेटल का फॉस्फाइड बना दिया या फिर M3P2 बना दिया, इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराई H2O के साथ, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन उस पे बेसिस है। P-3 का मतलब फॉस्फाइड, P-3 का मतलब फॉस्फाइड, N-3 का मतलब नाइट्राइड। ठीक है ठीक है, H2O के साथ तो यहां पर आपका फॉस्फिन बना लेगा और साथ में MOH2 बना लेगा, क्योंकि यहां पर M की वैलेंसी +2 है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो M+2 P-3, तभी ये फॉर्मूला आपका जनरलाइज हुआ होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर ये फॉर्मूला कब जनरलाइज वो हुआ होगा आप लोगों का, देख लेते हैं। जब आपका M के ऊपर +2 होगा, जब आपका P के ऊपर 3- होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखो आज से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल देगा आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल दे देगा, तो इसलिए आप इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखोगे। अगला हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। सेकेंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, H2O लिख देता हूं। अब H2O के साथ जब भी आपका कोई भी अल्कली मेटल रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। समझो, अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल है। क्या है? अल्कली मेटल जब भी आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा?
हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाफ H2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हाइड्रोक्साइड आपके क्या होंगे, ये हाइड्रोक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होंगे। क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। ये हाइड्रोक्साइड आपके क्या होंगे बच्चों, बेसिक इन नेचर होंगे। क्यों होंगे बेसिक इन नेचर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये आप लोगों के बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अब ये आपके सारे के सारे बेसिक इन नेचर होंगे। अब समझना कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट समझना, इस रिएक्शन की रेट क्या होगा, जैसे जैसे अल्कली मेटल, मतलब अगर मैं डाउनवर्ड ग्रुप में जाऊंगा तो रेट आपका फास्ट होता जाएगा। जैसे जैसे आपको एडवांस में इस टर्म्स में देगा कोई क्वेश्चन, और मेडिकल में आपको किस टर्म में याद करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर मैंने इसका रेट बोल दिया कि इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है, इसका R5 है, और ये H2O के साथ रिएक्टिविटी मैंने बता दिया। किसके साथ, H2O के साथ रिएक्टिविटी मैंने बता दिया। हमेशा टर्म्स को लेके चलो ताकि ज्यादा अच्छा हो। अब इसमें रेट, कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी, तो R5 आपका सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फिर आपका R4, फिर आपका R3, फिर आपका R2, फिर आपका R1। तो ये जो तीनों है, ये R5 किसके रेस्पेक्ट में, सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रुबिडियम। रुबिडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद Na के बाद आपका लिथियम। तो इन तीनों की रिएक्टिविटी हाई मानी जाती है। हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से ये वाटर के साथ एक्सप्लोसिव बिहेवियर करते हैं। वैसे जनरलाइज में ये भी करते हैं, लेकिन ये हाईली एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं बच्चों, पोटेशियम तक। ठीक है, Na भी आपका एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन Na से भी, वो Na को तो आप जानते हो पानी में डाला फूट जाता है, उसी तरीके से Na से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अब देखो अगला रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर हमने देख लिया। रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन भी देख लेते हैं। हेलोजन है, वो बहुत सारे कंपाउंड है। आप लोग रिएक्टिविटी देखने बैठोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हमको कुछ लिमिटेड अमाउंट में हमको रिएक्टिविटी को देखना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन देख लेते पहले। थर्ड जो याद आएगा वही लिख दो, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, क्योंकि याद है ना चैप्टर, याद अगर होता है तो कुछ भी लिख सकते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टुवर्ड इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर M जब भी आपका H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, MH, और हाफ H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्राइड बना दिया। क्या बना दिया, मेटल हाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड नाम होगा इसका। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना कि जनरली ये आपका कौन से, लिथियम में हाई टेम्परेचर पे होगा। लिथियम में क्या होगा बच्चों, आपका हाई टेम्परेचर पे। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां पर लिथियम का जो हाइड्राइड होता है वो आपका कोवेलेंट इन नेचर होता है। लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि फजान रूल क्या बोलेगा, यहां पर वेरी कौन कर रहा है, केटायन। अब देखो केटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, केटायन का साइज, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज फैक्टर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज फैक्टर। चार्ज फैक्टर सबका क्या है बच्चों, कांस्टेंट आ रहा है, सबका +1 है, सब में +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, +1 है। लिथियम +1, Na +1, K +1, Rb +1, Cs +1। अगर मैं बोलूं इसमें साइज फैक्टर, तो साइज फैक्टर क्या होगा बच्चों, यहां पर साइज फैक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट। साइज फैक्टर आपका कांस्टेंट नहीं है। साइज मतलब जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा, हाँ हमारे फजान रूल ने क्या बोला कि साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जितना छोटा स्मॉल होगा उतनी उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और पोलराइजिंग पावर अगर आपकी एनहांस होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर एनहांस होगा तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा।
तो सबसे ज्यादा आयोनिक कौन सा है, CSH, और सबसे लीस्ट आयोनिक कौन सा होगा, ये आपका आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये LiH आपका क्या होगा, मोस्ट कोवेलेंट, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। काफी इजी है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम सब में कंसेप्ट लगा सकते हैं, आगे जाके मैं सब में लगाना सिखाऊंगा आप लोगों को। अगला देखते हैं बच्चों हम यहां पर रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन, इसको आपने लिख लिया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा रहा हूं अभी से ही, ताकि आपको एंड में जाते जाते आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए, सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन, फोर्थ रिएक्टिविटी टुवार्ड X2 के साथ रिएक्टिविटी, X2 मतलब हैलोजन की बात कर रहा हूं। देखो मेटल जो होगा अल्कली मेटल आपका X2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MX बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, आपका MX बना देगा। यहां पर 2 कर दो, यहां पर 2MX बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, 2MX। ये बैलेंसिंग तो आप लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका आयोनिक कैरेक्टर और यहां पर इसका मैं आयोनिक कैरेक्टर निकालना चाहूं, या फिर इसका मेटालिक वो, इसमें क्या बनेगा, MX। जैसे मैं बोलना चाहूं यहां पर समझना, हाँ, अगर मैंने बोला लिथियम यहां पर LiCl, LiX बोल देता हूं, LiX, NaX, KX, RbX, CSX, when X is constant, when X क्या होगा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब X आपका ऐसा होगा, जब X आपका कैसा होगा, ऐसा होगा, X आपका एक ही होगा। अगर यहाँ क्लोरीन हो तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। अगर ये ब्रोमीन मान लिया X को तो यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। तो चेंज कहाँ हो रहा है आपका फैक्टर, फजान रूल के हिसाब से आपका फैक्टर कहाँ चेंज हो रहा है बच्चों, फजान रूल के हिसाब से आपका फैक्टर चेंज हो रहा है बच्चों केवल और केवल केटायन का। और केटायन का जब आपका फैक्टर चेंज हो रहा है तो केटायन में सबसे पहले चार्ज सबका +1 है, चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा बच्चों, आपका पोलराइजिंग पावर। सिमिलर पॉइंट में वापस लिख रहा हूं, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर आपका घटेगा। अगर मैं बोलना चाहूं इन सब में आयोनिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे ज्यादा आपका आयोनिक कैरेक्टर होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, यहां पर आयोनिक कैरेक्टर आपका इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि छोटा आयन है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अभी मैंने हैलोजन को कांस्टेंट कर दिया। अब मैं हैलोजन को कांस्टेंट छोड़ के मैं मेटल को कांस्टेंट करता हूं। जैसे मैंने लिथियम फ्लोराइड बात कर लिया, जैसे मैंने M को कांस्टेंट कर देता हूं, मेटल को M मान लेता हूं, MF, MCl, MBr, MI। ठीक है, आप एक बार फजान रूल पढ़ना बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, फजान रूल के हिसाब से हम क्या देखते हैं बच्चों, एनायन का आप लोग अच्छे से जानते हो। फजान रूल के हिसाब से यहां पर इस पॉइंट्स के लिए लिख रहा हूं बच्चों, मैं इस पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूं फजान रूल के हिसाब से। देखो कैटायंस आर सिमिलर, कि कैटायंस आपका सिमिलर है, तो फजान रूल के हिसाब से वेरी करने वाला फैक्टर कौन सा है, एनायंस आपका वेरी करने वाला फैक्टर है। जब एनायन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले चार्ज देखेंगे, चार्ज सबका क्या है बच्चों, -1। अब हम देखेंगे बच्चों यहां पर साइज क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी। देखो एनायन के लिए मैं क्या देखता हूं, पोलराइजिबिलिटी, मतलब अगर कोई एनायन होगा उसका अगर साइज बड़ा होगा
तो वो अपने आप को पोलराइज करने की टेंडेंसी रखवाएगा, वो मेटल उसको इजीली पोलराइज कर पाएगा क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे उसके न्यूक्लियाई की होल्डिंग वीक होगी। तो जितना बड़ा आपका कैटायन होगा उतना ज्यादा आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि इसमें आयोनिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, ये इसका, तो ये मेरा आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है बच्चों, इसका उल्टा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। तो अगर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे तो इसको घुमा देना है, बस इतना समझना है कि आपको इसी तरीके से एक बार खुद से एक्सप्लेन करके लिखना है। ऐसा नहीं कि आप सीधा छापते जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों। आप लोगों को सीधा एक्सप्लेन कर करके लिखोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब यूज ऑफ अल्कली मेटल में आपको बता देता हूं कुछ यूज ऑफ अल्कली मेटल, कुछ यूज बता देता हूं अभी, कुछ यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा कंपाउंड के साथ। तो ये सब बातें हैं जो काम की है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। देखो आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग में यहीं पर रिवाइज करा दूंगा। फजान रूल तो आप सोचो कि यहीं से आपकी फजान रूल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप झट से कर दोगे। फजान रूल में यहीं पर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। ठीक है, इसकी कोई चिंता मत करना बच्चों। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का आधा पोर्शन में यहीं पर आपका स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, फिर अपने आप आपकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, यूज ऑफ अल्कली मेटल, यूज ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का यूज क्या होगा बच्चों, समझना बात को ध्यान से समझना। फर्स्ट, lithium is used lithium का हम यूज किस में करते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉय, अलॉय का फॉर्मेशन, मतलब छोटा आयन छोटा साइज होने की वजह से इसका अलॉय के फॉर्मेशन में हम इसका यूज कर देते हैं। किसके साथ अलॉय बनाते हैं बच्चों, ये एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका याद रखने वाली बात यह है कि Na is used to prepare TeL। इसका नाम आप लोग समझोगे 2 मिनट में, तरीके से आपको नाम याद कराता हूं। टेट्रा, ठीक है, टेट्रा इथाइल, इथाइल मतलब C2H5, इसको 4 कर दो, टेट्रा, देखो टेट्रा इथाइल लेड, तो इसका नाम हो गया टेट्रा इथाइल लेड। तो Na का टेट्रा इथाइल लेड के फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि एंटी नॉकिंग एजेंट में है क्या एक्चुअली। एंटी नॉकिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है बेटा जो कि आपके क्या क्या करता है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो इंजन को स्मूथ रखने के लिए, इंजन को क्या रखने के लिए बच्चों, स्मूथ रखने के लिए, स्मूथ उसमें देने के लिए हम क्या मिलाते थे, एंटी नॉकिंग एजेंट, इसके बारे में। लेकिन ये जनरली अब नहीं मिलाते क्योंकि एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है लेड, तो इसीलिए हम इसको अब यूज करना बंद कर दिए। ठीक है, अब देखो सोडियम लिक्विड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों। ये सोडियम लिक्विड इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, सोडियम को हम कहां यूज करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करेंगे। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, एक आपका डिसइंटीग्रेशन होगा तो न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। आपने पढ़ा होगा ना न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं और न्यूट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है, तो क्या करेगा बच्चों, ये स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करेगा। लेकिन अब आप लोगों को यही बता देता हूं, ड्यूटेरियम भी आपका स्लो डाउन करता था? नहीं, ड्यूटेरियम आपको न्यूट्रॉन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता था। देखो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, ड्यूटेरियम भी स्लो डाउन करता था, लेकिन किससे करता था, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके।
लेकिन ये क्या करता है, उसकी स्पीड को घटा के करता है। देखो Na लिक्विड उसके स्पीड को घटाएगा, न्यूट्रॉन के स्पीड को, लेकिन ड्यूटेरियम आपके न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। कम न्यूट्रॉन जब रहेंगे तो आपकी रिएक्शन स्लो डाउन होगी, सही ना। अब बात को ध्यान से समझो, एक रेडियोएक्टिव से 2 न्यूट्रॉन निकल रहे, वो 2 न्यूट्रॉन दो से रेडियोएक्टिव से निकल रहे तो 4 बन रहे। अगर उसमें से अगर एक रेडियोएक्टिव से 2 न्यूट्रॉन निकले, 2 में से एक को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो एक ही बचा, फिर एक दो को निकालेगा, जब वो 2 को निकालेगा फिर एक एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे हम इस तरीके से स्लो डाउन कर सकते हैं बाय न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके। लेकिन ड्यूटेरियम से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके स्लो डाउन करते, लेकिन Na लिक्विड से उसके स्पीड को, न्यूट्रॉन के स्पीड को हम घटाते हैं। इस चीज को ध्यान रखो। अब पोटेशियम इज मेनली यूज्ड इन फर्टिलाइजर। पोटेशियम का मेनली यूज हम कहां करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर में करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर में करते फॉर क्यों करते हैं बच्चों, नेसेसरी ग्रोथ ऑफ प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए, प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट, इननेसेसरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कोई प्लांट आपका बढ़ नहीं रहा है तो इननेसेसरी हम उसको ग्रोथ करा सकते हैं, मतलब नेसेसरी हम उसको ग्रोथ कराने के लिए तरीका है बच्चों ये। पोटेशियम डाल दो नहीं, पोटेशियम का फर्टिलाइजर डाल दो तो आपका प्लांट का ग्रोथ आपका बढ़ जाता है बच्चों, बढ़ जाता है प्लांट का ग्रोथ। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, काफी इजी कंसेप्ट है, आप लोगों को अभी तक काफी इजी ही चल रहा होगा कंसेप्ट। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों ये। ठीक है, अब देखो, अब हम कंपाउंड्स की एक एक करके स्टडी करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। अब यहां से स्टडी हमारी थोड़ी सी वास्ट हो जाएगी। यहां तक हमने रिएक्टिविटी देखा, केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम कंपाउंड्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड, पहला कंपाउंड क्या है बच्चों, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोग समझ सकते हो, जैसे लिथियम है, लिथियम O2 के साथ रिएक्शन करता है तो Li2O बनाता है, लेकिन आपका सोडियम रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Na2O2 बना लेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, M लिख दिया, M कैन बी पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, MO2, सॉरी, दिस इज व्हाट ऑक्साइड, दिस इज व्हाट peroxide, and this is what super oxide, and this is what super oxide। ये आपका सुपर ऑक्साइड होगा। बात क्लियर है, एक ऑक्साइड है, एक पेरोक्साइड है, एक आपका क्या है बच्चों, सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजिंग डाउन टू द ग्रुप। अब देखो जैसे जैसे ग्रुप में जाऊंगा तो यहां पर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ peroxide एंड सुपर ऑक्साइड will increase down to the group। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना बात को। अगर नीचे जाऊंगा तो भी पेरोक्साइड स्टेबल होगा, O2 CH2O2 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Rb2O2। ठीक है, K2O2, Na2O2 और आपका Li2O2। अगर मैं बोलना चाहूँ ये दिस इज व्हाट स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इसी तरीके से आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, आपका समझना, CSO2 सबसे ज्यादा, फिर आपका RbO2, ये आपका किसका है, सुपर ऑक्साइड का, KO2, फिर आपका क्या होगा NaO2, फिर आपका क्या होगा LiO2। दिस इज फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर।
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, सुपर ऑक्साइड का। अब अगर आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि पेरोक्साइड और ऑक्साइड का, तो आप देख ही रहे हो ना बच्चों, डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं तो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, घटेगी। तो ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी क्या होगी, हो जाएगी बच्चों इसकी, घट जाएगी। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि LiO, Li2O, Na2O, ठीक है, K2O, Rb2O और CS2O, तो इसमें ये स्टेबल होगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन आ गया कि सर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तो समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया है, ये इतने कैसे याद रखें। तो मैं आपको एक दूंगा तरीका, रामबाण इलाज, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, बता दो। दो तरीका है। अगर पॉली एटॉमिक होगा तो हम क्या देखेंगे, फजान रूल। अगर पॉली एटॉमिक एनायन होगा तो हम क्या देखेंगे, फजान रूल। अगर मोनो एटॉमिक होगा एनायन तो हम क्या देखेंगे, लटाइस एनर्जी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दो चीज ध्यान रखो। अब देखो, अब आपका पेरोक्साइड क्या होता है, O2 पॉली एटॉमिक, और आपका सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 - पॉली एटॉमिक। एक से ज्यादा आइटम है तो पॉली एटॉमिक है ना, एनायन में एक से ज्यादा, दो आइटम है तो पॉली एटॉमिक होगा, तो फजान रूल रखना है। और अगर मैंने यहां पर देखा तो जल्दी बताओ, यहां पर लटाइस एनर्जी, यहां पर ऑक्साइड क्या होता है, एक ही होता है, मोनो एटॉमिक है, तो यहां पर लटाइस एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। बस इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अब मैं लटाइस के बारे में बता देता हूं। डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो लटाइस एनर्जी आपकी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, लेकिन चार्ज बढ़ने के साथ साथ आपकी लटाइस एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर आपका यहां पर अगर मैंने Na+ बोला, Mg+2 बोला और एल्यूमिनियम +3 बोला, तो चार्ज बढ़ रहा है तो आपके लटाइस एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर मैंने उल्टा कर दिया, N3- कर दिया, O2- कर दिया और F- कर दिया, तो यहां पर भी इस तरफ जाने तो चार्ज बढ़ रहा है, इस तरफ जाने पर तो चार्ज बढ़ेगा, तो आपका क्या बढ़ेगा, लटाइस एनर्जी भी आपका बढ़ेगा। ये मैंने लिखाया था आपको लटाइस एनर्जी के टर्म में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर O वाला फैक्टर चेंज हो नहीं रहा, मतलब माइनस वाला फैक्टर सिमिलर है। अब डाउन टू द ग्रुप जा रहे तो लटाइस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब देखो, जिसकी लटाइस एनर्जी डिक्रीज होगी वो लेस स्टेबल होगा, जिसकी लटाइस एनर्जी कम होगी वो लेस स्टेबल होगा। मतलब लटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अब देखो बताओ बच्चों, यहां पर अब बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी लटाइस एनर्जी ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसमें मोनो एटॉमिक एनायन है। अब पॉली एटॉमिक के केस में हमको क्या लगाना है, फजान रूल में आई तो सेम हो गया, ठीक है। चेंज कहां हो रहा है, कौन से फैक्टर में, आपके कैटायन के फैक्टर में। जब कैटायन का फैक्टर चेंज होगा तो कैटायन के फैक्टर में क्या होता है, कैटायन के फैक्टर में क्या होगा बच्चों, कैटायन के फैक्टर में जितना ज्यादा आपका स्मॉल साइज होगा, फिर से लिखा रहा हूं, स्मॉल साइज होगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, और पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीजियम, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कम है, इसकी कम है। तो ये अब आपको ओवरऑल याद हो गया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर अक्सर पूछ लेता है, घुमा के क्वेश्चन पूछने वाला टर्म है बच्चों, तो इस चीज को आपको याद रखना है। मगअप करने की कोशिश ज्यादा करें, जितना ज्यादा मगअप करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा ऐसे ही नहीं हो रहा है कि आप लोग समझ जाओ कि ऐसा ऐसे ही हो रहा है, नहीं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू अदर केमिस्ट्री।
मुझे सबसे ज्यादा लगती है, आप लोगों को लगे या ना लगे, मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज दैट, रीजन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं बच्चों में। देखो अल्कली मेटल आप लोग जानते हो, अल्कली मेटल आपका साइज में बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, लेकिन इस पर चार्ज भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो ओवरऑल इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बाय साइज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसका कम होगा। ठीक है, अब मतलब अगर मेरा चार्ज डेंसिटी और डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो आपका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कंटिन्यूअस क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। चार्ज डेंसिटी कंटिन्यूअस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। तो सबसे कम चार्ज डेंसिटी किसका होगा, सीजियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। ठीक है, लिथियम छोटा है ना, इसलिए उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और उसके ऊपर +1 चार्ज है, +1 चार्ज छोटे से एटम में और +1 चार्ज बड़े एटम में, तो चार्ज डेंसिटी सीजियम का सबसे ज्यादा, सीजियम का सबसे कम, सॉरी चार्ज डेंसिटी आपका सीजियम का सबसे कम। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी काफी इजीली। ठीक है, अब समझो यहां पर, जब आपका, ध्यान से समझना, जब आपका मेटल है, ठीक है, O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस से O2 माइनस, ठीक है, इसके पास आपका अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्या होगी, चार्ज डेंसिटी इसके पास कम होगी, तो क्या ये इसको बुला पाएगा, क्या ये इसको अपने पास बुला पाएगा, नहीं बुला पाएगा, ये इतनी जल्दी नहीं बुला पाएगा, ये धीरे धीरे इसके पास आएगा। जब तक ये इसके पास आएगा, देखो सॉरी ऑक्साइड है, ये धीरे धीरे इसको बुला पाएगा। जब तक ये इसके पास आएगा, ये उससे पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब O2 माइनस में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 माइनस में कन्वर्ट होगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से देखो, इसी वजह से आपका सोडियम की चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से डायरेक्टली क्या होता है बच्चों, O2 के साथ रिएक्शन कराते तो Na2O2 बनता है, सुपर ऑक्साइड। बात समझ में आया। लेकिन लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये डायरेक्टली बुला लेता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। लिथियम कैन डायरेक्टली अप्रोच टू O2 माइनस मॉलिक्यूल, बट other atom cannot approach to O minus 2 molecule. Reason is that कि low charge density, due to the low charge density. This is a correct explanation. This explanation, ये वाला जो explanation है वो आपका JDE से लिया हुआ है, तो मैंने उसको बताया है। ठीक है, तो अब समझना यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका तो और कम होगा, तो इनके केस में क्या होगा कि O2 यहां पर 2 माइनस बहुत दूर होगा, तो ये तो बुला ही नहीं पाएगा। जब ये नहीं बुलाएगा तो ये खुद में आपका -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब तक इसके पास आएगा उससे पहले आपका -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका देखो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक कलर शो करेगा। आप लोग जान सकते हो बच्चों, KO2 में अगर मैंने यहां पर O2 -1 कर दिया, अब ये वाली बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर K+ कर दिया, अगर इसका MOT बनाओगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये आपका येलो कलर का शो कर देगा, येलो कलर आपका शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अदर के बारे में, तो अदर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो KO2 हो गया, RbO2 हो गया, या फिर CSO2 हो गया, ये आपका येलो कलर शो करेंगे इसके ऑक्साइड। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और येलो कलर शो करेंगे, अनपेयर होगा तो ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हो, इंटेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 2 नाम का क्वेश्चन है बच्चों। ये ऐसा ही है कुछ जो आपको खुद से एक बार करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अब हम समझते हैं कि मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अब हम समझते हैं मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन, तो देख लेते हैं।
मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अभी मैं इसी की रिएक्शन देख लेता हूं। अब देखो, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। और इवोल्यूशन हाइड्रोजन गैस का। जैसे अगर मैं देखना चाहूं तो एक एक करके मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे यहां पर M2O2, देखो सिंपल वाला MO2 M2O, ये ऑक्साइड के केस में, ऑक्साइड के केस में जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो MOH और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने M2O2 मतलब पेरोक्साइड का रिएक्शन कराया वाटर के साथ तो क्या होगा बच्चों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पेरोक्साइड है तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर H2O2 निकलेगा। ये बात ध्यान रखो बच्चों, यहां पर आपका H2O2 निकलेगा और साथ में आपका यहां पर H2O निकलेगा, MOH यहां पर H2, नहीं H2 कर लो, H2 ही सही है, चलो ठीक है। यहां पर MOH बनेगा और H2O2 निकलेगा। ये बात ध्यान रखना, यहां पर आपका क्या निकलेगा? H2O2 निकलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड MO2 के केस में, जब H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों? MOH तो निकलेगा, साथ में आपका H2O2 भी निकलेगा और साथ में आपका O2 गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। अब इसकी मैकेनिज्म अगर आपको जाननी हो तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को बता सकता हूं। देखो जनरलाइज की क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता ही देता हूं। यहां पर आपका M+O2 -1 होता है। अब देखो ये आपका क्या कर जाता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपने अभी अभी पढ़ा होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको अभी अभी फिजिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाया होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आप समझ सकते हो। तो यहां पर O2 निकलेगा और O2 2- बन जाएगा। देखो इसने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन पे -½ यहां पर -1, तो इसने अपने आप को रिड्यूस भी किया है और यहां पर -1 से आपका +0 भी जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। अगर सिमिलर एटम अगर आपका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होगा तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ O2 इज डन। अब देखो इसीलिए आपका ये वाला O2 बाहर निकलता है और ये H के साथ अटैच होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है। बात क्लियर है? देखो ये मैकेनिज्म बताना मेरे लिए कोई टफ बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को आप लोगों को खुद से एक्सप्लेन करने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए। आप लोग क्या करोगे? कॉपी में सीधा लिख लोगे और कॉपी में सीधा लिखने से आप लोगों की एक्सप्लेनेशन टेंडेंसी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मेटल हाइड्रोक्साइड में मैं आपको एक और पॉइंट लिखाना चाहता हूं कि मेटल हाइड्रोक्साइड की स्टेप, मेटल हाइड्रोक्साइड आपका कौन सा आपका ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये तो आएगा आपका। तो अगला पॉइंट मेटल हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड तो बता देता हूं बच्चों में। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक इन नेचर, अपने नेचर में बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। जब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आपका हाईली बेसिक इन नेचर होगा तो अब क्या बोलोगे बच्चों आप लोग? डाउन टू द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ आपका बेसिसिटी भी बढ़ जाएगा। तो जैसे देखो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस चीज को आप लोग मगअप करो, ध्यान से बार बार पढ़ो, बार बार बोलो, अपने आप ही याद हो जाएगा। KOH RbOH CSOH। भाई बच्चों मैंने ब्रैकेट लगाया वो ऐसा नहीं है। अब ये क्या होगा? हाईली बेसिक होगा और ये क्या होगा? लो बेसिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सीजियम का हाइड्रोक्साइड। सीजियम का हाइड्रोक्साइड इज अ मोर बेसिक इन कैरेक्टर। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे सोल्यूबल होंगे वाटर में, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे वाटर में। ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, ये ध्यान रखो। ऑल आर
सोल्यूबल इन वाटर। अब इसे ही ध्यान रखो, सोल्युबिलिटी, ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, सभी के सभी वाटर में सोल्यूबल होंगे। वैसे मैं सोल्युबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को लिखाऊंगा, पता लगाने का टेक्निक कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, लेकिन अभी आप इस चीज को ध्यान को, ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर। मैं आपको एक टेक्निक लिखाऊंगा कैसे मैं पता लगा लेता हूं कि किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है किसकी सोल्युबिलिटी कम है, मैं इजीली पता लगा लेता हूं। इसका रीजन है कि मैं पढ़ता हूं, आप लोग अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड मतलब MX, अल्कली मेटल का मेटल हैलाइड क्या होगा बच्चों आपका MX होगा। अब देखो, अगर मैं वो MX बनाने का टेक्निक हाफ x2 कर दो, यहां पर MX बन जाएगा, ठीक है। अब M कैन बी, M क्या हो सकता है लीना के रब से फरियाद, और X क्या हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखो ये सब मैंने बना दिया। अब इतने से ही बात खत्म नहीं होती, अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर की बात करूं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, इसका आयोनिक कैरेक्टर और बता चुका हूं। इसके बारे में मैंने आपको आयोनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, एक चीज इसमें पॉइंट है कि इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, आप उस टेबल को ध्यान ना रखो, ठीक है, ध्यान ना रखो। रीजन इज दैट कि अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपको वैल्यूज याद नहीं होगी। बस ये ध्यान रखो कि क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, बस ये ध्यान रखना है आपको, फर्क क्या पड़ रहा है। लिथियम छोड़ दिया, लिथियम भी इंपॉर्टेंट है वैसे, सोडियम, सीजियम, जो मैं चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट के एक एक वैल्यू आपको याद नहीं हो चलेगा, लेकिन वैल्यू में क्या वेरिएशन हो रहा है वो आपको याद होना जरूरी है। वैल्यू में क्या वेरिएशन हो रहा है वो आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर इन माइनस, सारे वैल्यूज आपके किस में होंगे, माइनस वैल्यूज होंगे। ये आपका जेडीबी का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं, ठीक है। पहले का 612, ठीक है, इसका हो जाएगा 612, इसका हो जाएगा 569, इसका हो जाएगा 563, 549 और इसका हो जाएगा 531, ठीक है। ये हो गया वैल्यूज। MCL का मैं आपको बता देता हूं, 398, 400, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज लिखा रहा हूं, आप लोगों को याद हो या ना हो चलेगा। 428, 423, ठीक है, 423, 424, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं MBR की। MBR का क्या होगा, 350, 360, 350, 360, 390, 392, ठीक है, 392 और 392 के बाद आपका 392 ना यहाँ पर 392, यहाँ पर 389, इसका कम हो जाता है कभी 389। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। 395। अब MI के केस में भी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, 271, 280, 280 अप्रोक्स है, 288, 288, 328, ठीक है। 328 के बाद इसमें क्या होगा वैल्यू, 329, 329 और यहां पर वैल्यूज आपका क्या हो जाएगा 337, ठीक है। बेटा देखो यहां पर जो भी वेरिएशन है इसको हम उतना मतलब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। हम इसको मानेंगे इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, अब बात को ध्यान से समझना, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड।
अब फ्लोराइड में स्टेबिलिटी मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने नहीं बताया था, तो वो तो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक की कंडीशन से मत कर लेना इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ फेल होता है, वो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक वाला ट्रिक आपका फेल होता है, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक वाला, तो उस कंडीशन से मत कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ध्यान दो इस पॉइंट पर। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड की स्टेबिलिटी निकालनी है। अब आप लोग देख रहे हो कि जैसे मैंने बोल दिया एमएफ फ्लोराइड की स्टेबिलिटी कौन सा बताओ, कि यहां पर बोल देता हूं LiF NaF KF RbF CSF। अब देखो यहां पर किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में सबसे कम है, नेगेटिव में किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बच्चों, देखो यहां पर डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं बच्चों, LiF NaF KF, तो यहां पर सबसे ज्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट का इवोल्यूशन किसका हो रहा है, तो बच्चों ये आपका था आपका टेबल हीट ऑफ फॉर्मेशन का, पढ़ोगे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन इस चीज को समझो, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, देखो LiF जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो यहां पर इस चीज को ध्यान से समझना कि ये वैल्यू नेगेटिव में सबसे कम है, ये वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी ना, तो डाउन जैसे नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, इस वजह से यहां पर आपका क्या होता है, LiF सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैं आपको लिखा रहता हूं, सो डेल्टा H लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, सो डेल्टा HF less negative as we move down to the group। अब इसका एक और बोल सकते हैं, छोटा एनायन छोटे कैटायन के साथ स्टेबल होगा, हो गया, छोटा एनायन छोटा कैटायन स्टेबल होगा, ठीक है, बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ स्टेबल होगा। तो अब देख लेते हैं अगला, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड एंड आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इसके बारे में, तो इसके बारे में देख सकते हो बच्चों, नीचे जाने पर हाईएस्ट वैल्यू पिकअप कर रहा है, नीचे जाने पर हाईएस्ट वैल्यू पिकअप कर रहा है, नीचे जाने पर हाईएस्ट वैल्यू पिकअप कर रहा है। तो इसके केस में क्या होगा बच्चों, अगर मैंने बोल दिया LiCl NaCl KCl RbCl CSCl, तो ये स्टेबल होगा। देखो नीचे जाने पर डेल्टा H की वैल्यू नीचे जा रहे हैं तो वो ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू उल्टा हो जाता है बच्चों यहाँ पर। बस इस चीज के लिए तो मैंने आपको इतना लिखा है, नहीं तो मैं लिखाता ही नहीं, ठीक है, आपको टेबल से जल्दी समझ में आ जाएगा एज कंपेयर टू मैं थियोरी लिखाऊंगा आलतू फालतू थियोरी से जल्दी आपको टेबल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग इतना पॉइंट आउट मत करना, इस डिफरेंस को आप लोग उतना मतलब सीरियसली नहीं लेना। जनरली हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, Cl को बड़ा मान लो, Br को बड़ा मान लो, I को बड़ा मान लो, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, तो CS प्लस के साथ स्टेबल होगा। ये तरीका है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने का, जो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। अगर मैं अब इसमें आप लोग इसको कैसे भी करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो अगर मैंने इसमें एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं कि LiF ज्यादा स्टेबल होगा, एक कंडीशन, Li को स्टेबल कर दिया, Li को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कैटायन को कांस्टेंट कर दिया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक और कंडीशन मैं बना सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। एक और कंडीशन अगर मैंने बोल दिया LiF, नहीं मैं बोल देता हूं MF MCl MBr Mi, देखो M को कांस्टेंट कर दिया है, कैटायन को कांस्टेंट कर दिया, तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, MF की है, तो MF ज्यादा होगा, ठीक है।
अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो MF ज्यादा होगा और इस तरफ जाऊंगा तो MF कम होगा। कब? जब मैंने M को कांस्टेंट कर दिया है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, यहां पर F के केस में ये कम होगा, सारे केस में ऐसा ही चलने वाला है बेटा आपका। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इजी है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर LIF, LICL, LIBR, LII तो ये ज्यादा स्टेबल। अगर मैंने बोला NaCl, यहाँ पर मैंने बोल दिया NaF, NaCl, NaBr, NaI तो NF ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपकी रिलीज इसमें से हो जाएगी, ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम अब समझ सकते हैं बच्चों इसमें क्या, नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है हमारा उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, मेटल कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेटल कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट और बाइसल्फेट, देखो मेटल जब भी आपका H2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो M2CO3 बना लेगा मेटल कार्बोनेट, CO2 और H2O बोलते हैं इसको, CO2 और H2O बोल सकते हो, ठीक है। अब मेटल जैसे ही आपका SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब SO3 और H2O के साथ, तो यहाँ पर M2SO4 बना लेगा। अगर मेटल आपका HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है, MnO3 बना लेगा, अल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बाइसल्फेट बनाना हो तो यहाँ पर मैंने मेटल को कितने मोल लिए, 2 मोल लिए, 2 इक्विवेलेंट लिए। अब मैं यहाँ पर मेटल को अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया होता तो अगर मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर MHSO4 बन जाएगा, और अगर मैंने इसकी रिएक्शन H2CO3 के साथ कराएगा तो क्या बन जाएगा, MHCO3 बन जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, इस चीज को समझना, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ सच मेटल कंपाउंड इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। इस टाइप के मेटल का स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, कैसे निकालेंगे स्टेबिलिटी, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहला लेक्चर ध्यान से देखा होगा उसमें मैंने ट्रिक बताया, वो अगर आपने समझ लिया तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सारे के सारे आपके क्या है, सारे के सारे आपके क्या है, ऑल आर पॉलीएटॉमिक एनायन, ऑल आर पॉलीएटॉमिक एनायन। और पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में हम क्या लगाएंगे बच्चों, फजान रूल लगा दो, आप फजान रूल लगा दो, ट्रिक से समझ लो फजान रूल। और फजान रूल के हिसाब से बड़ा, देखो फजान रूल के हिसाब से जो बड़ा होगा बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो अगर मैं बोलूं L2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3, विच वन इज मोर स्टेबल, ये वाला, ठीक है। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरीके से Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4 ये ज्यादा स्टेबल होंगे। इसी तरीके से LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CSNO3 ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसके हिसाब से LiHSO4, NaHSO4, KHSO4, RbHSO4 और CSHSO4 ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3 बस ये ध्यान रखो, ये ज्यादा स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने सबके लिख दी है, सबके लिख दी मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है।
अब देखो अब देखो सबसे पहले एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे रिएक्शन को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन आई होप कि आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। पॉलीएटॉमिक एनायन है तो पॉलीएटॉमिक एनायन होने की वजह से लार्ज एनायन लार्ज साइज के साथ स्टेबल होगा। क्लोराइड भी बना सकते हैं। अगर मैंने इसका क्लोराइड बना दिया तो ClO4 सीजियम का ClO4 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इन सब में आप लोग समझ सकते हो। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।